शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। लुधियाना की अदालत में हुए धमाके के नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। धमाका दूसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम के नजदीक हुआ। धमाके की जांच एनआईए करेगी। एनआईए की टीम जल्द ही धमाके के मुकाम का दौरा करेगी। उधर लुधियाना के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि चंडीगढ़ से बम नाकारा बनाने वाले दस्ते और फॉरेंसिक टीम को भी तलब कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। उधर वज़ीर पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी थोड़ी ही देर में जाए हादसे पर पहुंचने वाले हैं। ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 2 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਆਰ ਓਕੇ। ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। तो ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੌਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ डिस्पोजल, ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਅਸੀਂ बुलाई है चंडीगढ़ तो। दिल्ली फसादात से जुड़े मामलों की जांच में मुनासिब पेशरफ्त न होने पर अदालत बरहम है। अदालत ने जांच के अमल में ताखीर, पुलिस की तसाहुली, वकला की समाअत के दौरान गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया और पुलिस की सरजनिश की। जांच को आगे बढ़ाने के ताल्लुक से अदालत के हुक्म की तामील न होने पर भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण गर्ग ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने तफ्तीशी ऑफिसर और दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी से दरियाफ्त किया कि हुक्म उदूली के लिए उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई क्यों न की जाए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण गर्ग ने दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हेड कांस्टेबल के कत्ल से जुड़े मुकदमे की समाअत के दौरान ये तबसरा किया। दिल्ली दंगा मामले में सुनवाई करते हुए एक बार फिर से कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उदासीनता को लेकर कड़ी फटकार और नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील तो कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन जांच अधिकारी या संबंधित अधिकारी के मौजूद ना होने की वजह से केस का निपटारा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे कई मामले देखे गए हैं जब दिल्ली पुलिस का रुख इस पूरे मामले को लेकर उदासीन ही रहा है। बहरहाल मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस पूरे मामले में यह भी कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी और सरकारी वकील कोर्ट में मौजूद होंगे तो ही आगे इस पूरे मामले की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दिल्ली दंगा से जुड़े एक मामले की सुनवाई कोर्ट कर रहा था, जिसमें जलालुद्दीन जो इस मामले में आरोपी हैं उनको लेकर एक स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस वो स्पष्टीकरण कोर्ट में नहीं दे पाई, जिसके बाद कोर्ट ने यह नाराजगी जताई है। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को यह समय दिया है और यह कहा है कि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी जो हैं वो कोर्ट में मौजूद हों। और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह भी नसीहत दी है कि कोई भी मामला हो, दिल्ली दंगा का मामला हो, उस दोनों मामलों में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी और कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो सरकारी वकील हैं वो मौजूद रहें, ताकि मुकदमों का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ खिताब कर रहे हैं। वो भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुछ ही देर में मिलने जा रहा है और साथ साथ काशी को 2100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार भी विकास के रूप में प्राप्त हो रहा है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उनके घर का मालिकाना अधिकार भी, जमीन का मालिकाना अधिकार भी प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में देने जा रहे हैं। यानी अद्भुत, ये सभी प्रकार की योजनाओं का केंद्र बिंदु आज एक कार्यक्रम बन रहा है। और मैं इस अवसर पर सभी किसान भाइयों की ओर से, पशुपालकों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, प्रदेश के उन 1 करोड़ लोगों की ओर से जिन्हें आज अपनी पुश्तैनी मकान की जमीन का स्वामित्व प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिलने जा रहा है,
उन सभी की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री तो नाज़रीन आपको योगी दिखा रहे हैं कि वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खास प्रोग्राम किसान रैली से वो खिताब कर रहे हैं और साथ ही साथ सीएम योगी भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। यूपी को आज इस खास मौके पर कई अहम सौगातें भी मिलने वाली हैं। लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कोविड की सूरत हाल पर तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की तेजी से फैलने के तनाजुर में साल नौ और क्रिसमस की तकारीब पर पाबंदियां आयद करने की हिदायत दी। अदालत ने अंदरूने 2 यौम इस सिलसिले में अहकाम जारी करने तेलंगाना हुकूमत को मशवरा दिया। अदालत ने रियासती हुकूमत और पुलिस को हिदायत दी कि वो अवाम को ग्रुप्स की शक्ल में जमा होने से रोकने के लिए इक़दाम करें। नए साल और संक्रांति के मौके पर हुजूम को रोकने के नज़्म करें। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हिदायत दी कि दूसरी रियासतों से आने वाले लोगों के लिए उसी तरह से हवाई अड्डे पर मुनासिब इक़दाम उठाए जाएं जिस तरह से इंतजाम किए जाने चाहिए। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मामले अचानक बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। बुध के रोज तेलंगाना में 14 मामले सामने आए। रियासत में ओमिक्रॉन के मामले 38 हो गए हैं। महकमा सेहत ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना के जिला राजनाश्री सेला के मस्ताबाद जोन के गोड्डम गांव में 14 ताजे मामले देखे गए। बताया जाता है कि एक शख्स हाल ही में दुबई से गोड्डम आया था। इसमें ओमिक्रॉन की तशखीस हुई। उसके राब्ते में आने वाली उनकी वालिदा और अहलिया का भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस पस मंजर में गांव के लोगों ने आलमी वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए एक मिसाली कदम उठाया। गांव वालों ने रजाकारना तौर पर 10 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो बिना जरूरत बाहर नहीं जाएंगे और बाहर के लोगों का गुड्डम में दाखिला भी नहीं होगा। बताया जा रहा है कि मुतासरा नारायणपुरम में एक चैरिटी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उसके बाद हुक्काम ने 53 अफराद के नमूने इकट्ठे किए और उन्हें घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी। राजस्थान के बाड़मेर में हुए आरटीआई जोहदकार पर हमले के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की 4 टीमें कसूरवारों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। हमला 21 दिसंबर को हुआ था। नामालूम हमलावरों ने जोहदकार पर बुरी तरह से हमला किया था, उनको जख्मी किया था, उनके पैरों में कीलें तक ठोक दी गई थी। शदीद जख्मी हालत में जोहदकार को जोधपुर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। जो अटैक हुआ था उसके बाद में उनको प्राथमिक उपचार के लिए बालोतरा ले जाया गया, फिर वहां से हायर सेंटर एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर रेफर कर दिया गया। तो एडिशनल एसपी साहब बाड़मेर उनसे मिलने गए हैं। वहां से उन्होंने बताया कि वो आउट ऑफ डेंजर हैं, उनका इलाज प्रॉपर्ली चल रहा है। इसमें हमने जो गंभीरतम धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीबद्ध कर लिया है। 4 टीमें अलग अलग गठित करके, जिसमें तकनीकी टीम भी शामिल है और अन्य थाने के थानाधिकारी भी शामिल हैं, उनको घटनास्थल पे भी भेजा है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जा सके। इन्होंने कुछ एक सूचनाएं दी थी पुलिस को और आरटीआई के थ्रू किसी उसको, तो संभवतः उससे खफा होकर लोगों ने ये किया है। तो इस चीज की बहुत सूक्ष्म और गहन अनुसंधान पूरा किया जाएगा। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने बीजेपी पर जालसाजी का इल्जाम लगाया। संजय सिंह ने कहा कि जिस जमीन की जालसाजी में भाजपा के एमएलए, मेयर, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एडीएम, एसडीएम सभी शामिल हैं, उसकी जांच योगी आदित्यनाथ के अफसरान नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एसआईटी की टीम तश्कील देकर जांच कराई जाए और जालसाजों को जेल के अंदर डाला जाए। प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति
दिखा रहे हैं। हम हर किसान की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। देश में वर्तमान में कई एजेंसी की अलग अलग प्रमाणीकरण प्रणाली के कारण दूध और दूध उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। कई सारे प्रमाण पत्र के दिखा कारण रहे हैं हमारे वाराणसी में उपभोक्ता पीएम भी मोदी का इसे खास समझ प्रोग्राम नहीं पाते हैं। और इसलिए सीएम भी इस मौके पर सरलीकरण के लिए मौजूद हैं। भारत आपको सरकार बताएं ने कि पशुपालन, बेहद ये खास केंद्र आज के दिन को विभाग माना की जा तरफ रहा है क्योंकि सभी आज प्रचलित प्रणालियों का कई एकीकरण करके यहाँ पर सौगातें नई मिल मार्ग रही तैयार हैं। किया गया है। यूपी पूरे को देश सबसे में अहम लागू ये किया कि जाएगा। पीएम करिख्याओं में प्रधानमंत्री अमूल जी से दूध प्लांट डेयरी मार्क का एवं संग बुनियाद एप्लीकेशन पोर्टल को और लॉन्च इस मौके करने पर का अनुरोध ये करते हैं। तमाम किसानों की भीड़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण से तैयार आवासीय अभिलेख घरौनी स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के कुल 48 जनपदों के 2006 गांवों के करीब 2.25 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरित हो चुकी है। इसके बाद इस कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नए 20 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरण हो जाएगी। इनमें से माननीय प्रधानमंत्री 6 लाभार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा घरौनी देंगे। सर्वप्रथम लाभार्थी हैं विनोद कुमार जी। तो नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि वाराणसी में मौजूद हैं पीएम नरेंद्र मोदी और कसीर जहती तरक्याती इक़दामात का उन्होंने यहाँ पर आगाज किया है। यूपी की रियासती सनअती तरक्की अथॉरिटी के फूड पार्क में बांस डेयरी का भी सगी बुनियाद रखा। आपको बताएं कि 30 एकड़ अराजी पर यह डेयरी तकरीबन 475 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। देही मईशत को तक़वियत मिलेगी। साथ ही साथ दूध की पैदावार से मुताल्लिक़ कोऑपरेटिव यूनियन प्लांट, रामनगर वाराणसी के लिए बायोगैस पर मबनी बिजली बनाने वाले प्लांट का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। बेहद अहम इसको माना जा रहा है और पूर्वांचल में सफेद तहरीक से इसे ताबीर किया जा रहा है। आपको बताएं कि बांस डेयरी से वाबस्ता अफराद के खातों में रकम भी मुंतकिल की जाएगी। तो बेहद अहम पीएम का ये दौरा। दशरथ पाल जी। जो कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंतखाबी हल्का भी है, चंद्रशेखर मौर्य जी। इसलिए यहाँ की हमजहत तरक्की पर वो खास तवज्जो दे रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा गया, इफ्तारी तकरीब हुई हैं और बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। अब मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे डिजिटल माध्यम से रिमोट द्वारा नए 20 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस विशिष्ट अवसर पर वाराणसी के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होने जा रहा है, जिनमें शामिल है लोकार्पण हेतु नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विकास एवं अन्य 22 परियोजनाएं जो कि 870 करोड़ 16 लाख एवं शिलान्यास हेतु 3 परियोजनाएं जिनकी लागत है 731 करोड़ 51 लाख रुपए, यानी कुल 1601 करोड़ 67 लाख रुपए की विकास कार्य आज
यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वारा दिखाई जाएगी। धर्म, संस्कृति और पर्यटन की नगरी काशी में नित नए विकासोन्मुख परियोजनाओं की बानगी चौं ओर दृष्टिगत हो रही है। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है कि यहाँ जन उपयोगी परियोजनाएं लगातार पूर्ण हो रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आज पुनः काशी वासियों को 870 करोड़ लागत की परियोजनाएं सौगात के रूप में मिल रही हैं और 1225 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। गंगा निर्मलीकरण के लिए सतत संकल्पित प्रधानमंत्री जी आज 131 करोड़ 31 लाख की लागत से रमना में 50 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लोकार्पित कर रहे हैं। इससे अब अशुद्ध जल सीधे गंगा में नहीं प्रवाहित होगा तथा स्नानार्थियों को भी सुविधा होगी। BHU के पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में 130 करोड़ की लागत से डॉक्टर हॉस्टल, नर्सेज हॉस्टल और धर्मशाला निर्मित होने से अब मरीजों तथा डॉक्टरों को काफी सहूलियत होगी। 128 करोड़ की लागत से काशी के चप्पे चप्पे पर एडवांस सर्विलांस कैमरों की स्थापना की गई है। अब शहर की सुरक्षा एवं निगरानी और बेहतर ढंग से होगी। 107 करोड़ 36 लाख की लागत से BHU में अंतर विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केंद्र के निर्मित होने से किंडर गार्डन से लेकर स्नातकोत्तर तक के शिक्षकों को काफी लाभ होगा। पर्यटन नगरी काशी में यातायात दबाव को कम करने और जनता के लिए सुंदर पार्क के रूप में 90 करोड़ की लागत से बना बिन्या बाग पार्क एवं भूमिगत पार्किंग किसी उपहार से कम नहीं है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक पुरानी काशी के 5 वार्ड काल भैरव, राज मंदिर, दशाश्वमेघ, गढ़वासी टोला और जंगम बाड़ी में 66 करोड़ 54 लाख की लागत से सीवर लाइन मार्ग के चौका पत्थर को परिवर्तित कर वहां की दीवारों पर मनोहारी चित्रांकन किया गया है। इससे क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे। BHU में 121 करोड़ 24 लाख की लागत से 160 आवासीय फ्लैट निर्मित होने का फायदा अब शिक्षकों को मिलेगा। 25 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का पुनर्विकास हो जाने से यातायात सुगम हो जाएगा। टेम्परेचर माप और प्रेशर के कैलिब्रेशन के लिए रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रयोगशाला का निर्माण 9 करोड़ 3 लाख की लागत से पूर्ण हुआ है, जिससे विभिन्न संस्थानों को परीक्षण में सुविधा होगी। सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान में शिक्षा केंद्र की स्थापना 7 करोड़ 1 लाख की लागत से की गई है। इसकी स्थापना से तिब्बती, पाली, संस्कृत और हिंदी भाषा के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होगा। भद्रासी में 9 करोड़ की लागत से बने आयुष अस्पताल से ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध होने लगेगी। संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में 5 करोड़ 35 लाख की लागत से सत्संग एवं लंगर हॉल के निर्मित होने का लाभ 1000 श्रद्धालुओं को मिलेगा। चांदपुर के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में 3 करोड़ 55 लाख से स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कम समय में किसान नई प्रजाति प्राप्त कर सकेंगे। नदेसर एवं सोनभद्र तालाब के विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य 4 करोड़ 40 लाख से पूर्ण हुआ है, जिससे भूमिगत जल संचयन होने के साथ ही नागरिकों को भ्रमण की सुविधा भी मिलेगी। ITI करौंदी में 2 करोड़ 75 लाख से बने आवास से अब कर्मचारियों को लाभ होगा। तो वाराणसी को PM नरेंद्र मोदी की कई सौगातें, लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर, सामना ने अपने इदारिये में एक मरतबा फिर बीजेपी को निशाना बनाया। शिवसेना तर्जुमान सामना के इदारिये यानी एडिटोरियल में लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का मतलब एक तरह का चोर बाजार है। अखबार ने अयोध्या मंदिर से मुत्तसिल गैर कानूनी खरीदो फरोख्त को लेकर ED और CBI पर भी सवाल उठाया है। सामना ने अयोध्या का जिक्र करते हुए लिखा कि शिवसेना अयोध्या को चोरों की आमाजगाह नहीं बनने देगी। बीजेपी ने मुल्क बेच दिया, लेकिन बीजेपी अयोध्या नहीं बेच सकेगी। देखा गया कि यूपी में जमीनें खरीदी जाती है राम नाम के नाम पे और बाकायदा उसे बेची जाती है। किस तरह देखेंगे, इससे सामने में सवाल उठाया। ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और RSS हमेशा अपने मुफाद की बात करती, उनके पर्सनल फायदे की बात करती, उनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहती है कि लोग गुमराह हों, लोग जो है जातिवाद में फंसे और उनका काम धंधा चलता रहे। देश ने अगर तरक्की किया तो सिर्फ तरक्की आपको भारतीय जनता पार्टी के बड़ी बड़ी इमारतों में दिखाई देगी
उनके बड़े बड़े कार्यालय हर राज्यों में बन गए, उनके लोग जो है पैसे वाले बन गए। और आज आप देख रहे हैं कि खाली ये उत्तर प्रदेश में नहीं, हर जगह पे जो है जहाँ जहाँ सरकारें उनकी होती है वो जगह उनके लोग खरीदते हैं और वापस जो है उसको दुगने दाम में बेच के जो है इस तरीके से पैसे की कमाई करते हैं। हमसे बात नहीं थे मुंबई के मंत्री असलम शेख जी, मुंबई से संतोष के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। फिर शिवसेना का जो हिंदुत्व है वो भेंडी बाजार का हिंदुत्व है, और सामना को हिंदुत्व पे बोलने का अधिकार अभी बाकी है क्या, बचा है क्या? तो पहले चोर बाजार का अपना हिंदुत्व वो बाजू में रखे और फिर हम पे कुछ बात करने की हिम्मत रखे। उन्होंने तो कहा तो देश बिकने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है सामना में। शिवसेना ने और सामना ने जो अपना ईमान बेचा है उसका क्या, उस बारे में पहले तो वो बात करे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट का इनेकाद किया गया। 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक इस हुनर हाट का एहतमाम होना है। लोग कोरोना के बीच इसे एक खूबसूरत कदम करार दे रहे हैं और हुनर हाट से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आप डांस करी थी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है डांस करने में भी, माहौल बहुत अच्छा है। तो अच्छा लग रहा है कि ईयर एंड से पहले इस तरीके से हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। सॉरी मैम, ईयर एंड आने वाला है, नया साल आने वाला है, उससे पहले हुनर हाट चल रहे हैं, तो एंजॉयमेंट के लिए अच्छा है ना। हमारा 25th वाली ईयर यहीं पे सेलिब्रेट हो जाएगा। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। खरीदारी करेंगे यहाँ पे? जी बिल्कुल। क्या क्या खरीदेंगे? अभी तो कर देंगे पर रात को जरूर कर देंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।